हिंदू राष्ट्र के अलावा जो सबसे उससे भी बड़ा जो खतरा है कि भारत डेमोक्रेटिक कंट्री भी रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, ये ज़्यादा बड़ा खतरा जो दिखाई दे रहा है वो ये है। और उसमें सिर्फ मुसलमानों का परसिक्यूशन नहीं होगा, उसमें तमाम सारे हिंदुओं का परसिक्यूशन भी होगा। तीस्ता सीतलवाग मुसलमान नहीं है, जुबैर मुसलमान है। तो 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 मतलब केवल मुसलमानों का परसिक्यूशन नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो भारतीय स्टेट का कैरेक्टर था बीजेपी की सत्ता में आने के पहले भी, वो बहुत सेकुलर नहीं था। उत्तर प्रदेश की पीएससी पे हमेशा से आरोप लगते रहे, किस तरीके से हम नामकरण होते हैं हमारे देश में, किस तरीके से हमारे देश में ये भी नाम बदलने की प्रक्रिया है, लेकिन जो नाम रखे गए, जैसे मान लीजिए कि हम तमाम सारे सड़कों के या स्मारकों के या फौज में जहाज़ों के नामों को अगर हम देखें, तो या हमारी मिसाइलों के नाम को देखें, तो वो कैसे, उसमें कहीं कोई आपको एक डोमिनेंट फोर्स, एक डोमिनेंट थिंकिंग दिखाई देती है जो सेकुलर नहीं है। अगर आप उसकी विवेचना करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो बहुत सेकुलर नहीं रही है। फर्क इतना केवल हुआ कि पिछली सरकारें मुसलमानों के घर पे बुलडोजर नहीं भेज रही थी, लेकिन स्टेट का कैरेक्टर बहुत सेकुलर नहीं था शुरू से। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है राजीव जी कि आज जो संभव नहीं दिखता कि बिहार और राजस्थान और महाराष्ट्र और असम में मुसलमान चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और वो चीफ मिनिस्टर चाहे वो अब्दुल गफूर हो, चाहे वो AR अंतुले हो, या राजस्थान के बरकतुल्ला खान हो, ये सारे मुख्यमंत्री जो मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, या असम में एक महिला मुख्यमंत्री थी जो मुस्लिम थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, ये मुख्यमंत्री बने और हटे मुसलमान होने की वजह से नहीं, पॉलिटिक्स की वजह से। AR अंतुल्ले के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लग गए थे, गफूर साहब के खिलाफ रिबेलियन हो गया था पार्टी में, जो कि जैसे कि अभी उद्धव ठाकरे के खिलाफ हो गया। तो तो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन तो सत्ता में रहा, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। एक जो सबसे बड़ी बात जो समझ में आती है राजीव जी, कि हमने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के नाम पे कुछ किया ही नहीं इतने दिनों में। आज जर्मनी भी हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहा है, अमेरिका भी हमारे ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स को लेकर सवाल उठा रहा है, यूरोपियन यूनियन में सवाल उठते हैं, इस्लामिक कंट्रीज ने सवाल अभी नूपुर शर्मा के मामले में उठाए ही हैं। डेमोक्रेसी या प्रेस फ्रीडम और तमाम इंडेक्स में हमारी स्थिति क्या है, 180 देशों में 150वें देश हम हैं प्रेस फ्रीडम में। तो ये तमाम इंडिकेटर्स हैं पूरी दुनिया में, जो कि हम अब दुनिया के रडार में ब्लिप होने लगे हैं, दुनिया के रडार में हमारी एंट्री हो गई है कि ये एक ऐसा कंट्री आ रहा है जहाँ पे डेमोक्रेसी क्राइसिस में है। आप बता दें कि इतने 50 सालों में, 60 सालों में जर्मनी ने कभी हमारे ऊपर इस तरीके से कमेंट किए हों जुबैर के गिरफ्तारी पर, या अमेरिका ने बोला हो कभी? किसी भी कंट्री ने हमारे डेमोक्रेसी पे कभी सवाल नहीं खड़े किए। ये पहली बार हो रहा है। उसकी वजह मानता हूं कि जैसे मान लीजिए कि राजीव गांधी मिनिस्टर बने, तो उन्होंने भारत 21st सेंचुरी की चुनौती को झेल पाए, उसके लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने मोबाइल वो टेलीफोन रेवोल्यूशन किया, कंप्यूटर लेकर आए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी दी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। उसके बाद मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री बने तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए।
तो हम दुनिया से इकोनॉमिकली, टेक्निकली, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में तो कदम से कदम मिलाते रहे, लेकिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज के पे हमने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नहीं किए। लॉन्ग पेंडिंग है पुलिस रिफॉर्म्स, लॉन्ग पेंडिंग है हमारे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। हमको जैसी डेमोक्रेसी हमारे फाउंडिंग फादर्स ने बना दी है, फाउंडिंग फादर्स, फाउंडिंग मदर्स ने, उस डेमोक्रेसी को हमने अपग्रेड नहीं किया। आप एक मोबाइल और कंप्यूटर भी लें तो वो भी 6 महीने में अपग्रेड मांगता है। आपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया। हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज जिस तरीके से मिलती हैं, पूरी दुनिया में देख लीजिए कैसे होता है काम। हमारे यहाँ की वैक्सीन का एक घोटाला था, कोवैक्सीन का जो ब्राजील में घोटाला हो गया। ₹1 का भी, $1 का भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, केवल इनवॉइस थर्ड पार्टी के थ्रू आ गया सिंगापुर की एक कंपनी के खिलाफ। वहां के प्रेसिडेंट, ब्राजील के प्रेसिडेंट के ऊपर इंक्वायरी बैठ गई, सिटिंग प्रेसिडेंट के ऊपर, उसको वो रोक नहीं पाए, सीनेट इंक्वायरी बैठ गई और उसका टेलीविजन प्रसारण होता 5 घंटे, पूरा पूरा देश देखता है। हमने अपने सिस्टम को, या अमेरिका में किस तरीके से सीनेट की और कांग्रेस की बैठकें होती हैं और वो किस तरीके से अपने सेना के जनरल्स को और तमाम जिम्मेदार लोगों को बुलाते हैं, उनको तलब करते हैं। हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपग्रेड ही नहीं किया गया। पार्लियामेंट को हमने वहां रखा कि केवल जो एग्जीक्यूटिव फैसला कर रही है उस पर वो स्टैंप लगा दे, शोर मचा के, वॉइस वोट करके। हमने पार्लियामेंट को एक एक खुद मुख्तार इंस्टीट्यूशन के तौर पे कहाँ बनाया। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो 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 बहुत ज़रूरी थे, और अगर उसको आपने नहीं किया पिछली सरकारों ने, तो उसको कोई भी नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति और कल को इनसे भी ज़्यादा कोई व्यक्ति आएगा, वो सिस्टम को अपने हिसाब से एक्सप्लॉइट कर लेगा। दूसरा कि फेडरलिज्म, हमारे भारत के संविधान का जो ओपनिंग जो सेंटेंस है पहले अनुच्छेद में, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। आप नरेंद्र मोदी की सरकार के रिप्रेजेंटेशन बता रहे थे, आप मुसलमानों की बात छोड़िए, दूसरे राज्यों का कहाँ है रिप्रेजेंटेशन? 90% सीटें बीजेपी को आती हैं हिंदी हार्टलैंड और वेस्टर्न इंडिया से। ये 11 राज्य जो मुख्य तौर पे हिंदी भाषी है, उसके अलावा भी तो भारत है। और आप देखिए कि जितने भी नॉन हिंदी स्टेट्स हैं, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, उन सबसे प्रॉब्लम है। और दूसरा एक और आंकड़ा देख लीजिए कि जितने नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट हैं, उन सबका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली से बहुत आगे है। चाहे तमिलनाडु की तुलना कर लें, चाहे आप केरल की तुलना कर लें, कर्नाटक की तुलना कर लें, महाराष्ट्र की तुलना कर लें, कि जितना वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जितना उनका एजुकेशन लेवल है, जितना उनके पर 1000 व्यक्ति डॉक्टर्स हैं, उनका हेल्थ केयर है, उनकी एवरेज एज हमसे ज़्यादा है। भारत की एवरेज एज जो है, एवरेज एज भारत की जो है वो 69 ईयर्स है, 69 साल। केरल की 74 साल है और उत्तर प्रदेश की 64 साल है। तो बीजेपी जो है मुख्य तौर पे, और जितनी नफरत और जिसकी वजह से आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आप देखिए कि ये सारा कंसंट्रेशन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में है। ये इसका कैरेक्टर ही अलग हो गया है। आप जैसे ही आप हवाई जहाज लेके या ट्रेन पकड़ के आप दक्षिण भारत जाइए, 1 हफ्ता रहिए, आपको वहाँ की हवा में बदलाव नजर आएगा। वहाँ ये सब नहीं हो रहा है। वहाँ की सरकारों ने अपने आप को इवॉल्व किया है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने आप को इवॉल्व किया है। वहाँ की पुलिस हमसे बेहतर है यहाँ से। तो अब ये जो जो देश में हो रहा है, वो केवल मुसलमानों के खिलाफ तो है ही,
मैं कहूंगा कि ये लोकतंत्र के खिलाफ साजिश हो रही है। और जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो इसमें केवल मुसलमान भुक्तभोगी नहीं होंगे, तमाम सारे लोग भुक्तभोगी होंगे। फायदे में वो लोग होंगे जो इसमें लोकतंत्र में पैसे के दम पे खरीद रहे हैं, जो सरकारें बना रहे हैं, वो दो चार उद्योगपति घराने। जी। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं प्रशांत जी। और भी अभी आगे बात रखते हैं, बातें करेंगे।